Rakesh. So let's start. अभी तक की कहानी में हमने कहानी के किरदारों और उसके कुछ हिस्से के बारे में जाना, तो आइए अब इस कहानी के आगे के हिस्से को जानते हैं। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे गए हैं, जिन पर काले और काई जमी हुई है। उन्हें कुसा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ से धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है और फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धरासार वर्षा, दूर दूर की उपत्यकाएं भीग गई हैं और मैं भी तो देखो ना माँ, कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण में उड़कर आती बकुल पंथियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तख्त पर है। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटों की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा से उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगीं। अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितनी पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गुनगुनाने लगती है। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ? यहीं रहने दो। बाहर आ जाती है। माँ, आज के क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावनाओं को कविता का रूप दे देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है और क्यों किसी को अपने तन मन
की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक लो, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख आती है। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होते हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर से रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले में वह डाल देती है। मुझे बताओ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध औंटा दिया है, शक्कर मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तख्त पर विश्राम कर लो, मुझे अभी। मल्लिका, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ ना कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बिठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थीं। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका, ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहों से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ?